नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। इस वक्त अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आलो में है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ इस वक्त हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीनियर पॉलिटिकल लीडर में से एक श्री नाबम तुकी के साथ है। श्री नाबम तुकी, जिसका इंट्रोडक्शन का कोई दरकार नहीं है, जितने भी अरुणाचल के लोग हैं सबको पता है नाबम तुकी साहब कौन है। फिर भी मैं बताता हूँ अपना तरफ से। नाबम तुकी साहब बहुत ही लंबा, काफ़ी सालों से एमएलए, सागाली के एमएलए हैं और हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और अभी आलो में एमपी नॉमिनेशन फाइल करने आया है। सर सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ और बहुत दिल से थैंक्स देता हूँ। आप इतना बिजी शेड्यूल में भी अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के लिए कुछ समय निकला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो सर सबसे पहले, आपका पास भी समय नहीं है अभी, एक मिनट बहुत कीमती है, कैंपेन का समय है आपका, बहुत आपको मिलने बहुत सारे लोग आया हुआ है। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप कितने साल हो गए ब्रीफ में, शॉर्ट में, इस पॉलिटिकल फील्ड में? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आज आलो में आते ही एक मौका मिला, आपका चैनल के द्वारा से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। राजनीति में मैं स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत हुआ। मैं 1984 से NAUCI प्रेसिडेंट रहा, 1988 से यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, 1990 में प्रथम बार चुनाव लड़ा था। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के बाद मैं चुनाव हार गया था। 95 में फिर हम चुनाव जीता कांग्रेस पार्टी से। तब से 99 कॉन्टेस्ट हुआ, जीता। देन 2004 में जीता, देन 8 ऐसा करके 2004 में कॉन्टेस्ट हुआ, अनअपोज हुआ। उसके बाद फिर कॉन्टेस्ट हुआ, फिर 2014 में फिर अनकॉन्टेस्ट हुआ, अनअपोज। और पिछला टाइम 2019 में चुनाव लड़ा, ये 6 टर्म जीता। 7 टर्म में चुनाव लड़ा और इसमें से 6 बार जीता मैंने। तो इस बार लड़ने से 7 बार होना था और 7 बार लड़ने के लिए मैंने कोशिश किया, तैयारी कर रहा था। फिर पार्टी हाईकमान ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग में फैसला किया कि वो लोग लोकसभा में लड़ना है। तो लोकसभा में लड़ने के लिए कहा तुमने, और लोकसभा में लड़ने के लिए तैयार हो गया और आज आलो में आया हूँ कल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। समय कम है, फिर भी कोशिश तो जारी रहना पड़ेगा और पार्टी का आदेश तो पालन करना है। और ये तो एक संविधान के हिसाब से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें हम इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। तो ये मैं दूसरा वक्त लोकसभा में लड़ने वाला हूँ। ओके सर, तो आपसे ये पता चला कि 6 बार आप एमएलए जीता है, तो 6 into 5 30 ईयर्स हो गया। 30 ईयर्स आप इस मैदान में है, इस इलेक्शन में है, पॉलिटिक्स में है। तो सर आप वन ऑफ द सक्सेसफुल पॉलिटिशियन मैं कहूँगा। तो सर लास्ट टाइम भी आप कॉन्टेस्ट किया था एमपी, और लास्ट टाइम साथ ही साथ आप अपने एरिया से एमएलए भी उठा था। तो उसमें एमएलए तो जीता, लेकिन दोनों जगह भी मैं लड़ना पड़ा जी। लोकसभा भी लड़ना पड़ा और विधानसभा में भी लड़ना पड़ा। तो लोकसभा समय कम था तो लोकसभा में हम ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाया। नॉमिनेशन के बाद 1-2 जगह मीटिंग हुआ, उसके बाद मीटिंग नहीं जा पाया, टाइम नहीं था। तो विधानसभा में ज़्यादा ध्यान दिया तो हाँ, हम 1300 कुछ वोट में हम जीत गया। तो इस बार सर आपको क्या लगता है तैयारी? आप हम तो ऐसे आलों से सुना था कि आप फिर से आ रहा है सागाली में, आपका अगेंस्ट में, और बीजेपी टिकट जो है तेचिरो तो सब मिला है, तो एकदम काटे का टक्कर होने वाला है।
तो आपको हाईकमान, जैसे आपने कहा हाईकमान का ऑर्डर को आप मानते हुए आप ऐसा ऐसा अभी क्या है कि मतलब लास्ट टाइम का जैसे आप नहीं उतरा है क्योंकि आप 1 MP में आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसका कोई वजह हो सकता है? हाँ, उसमें तचिरोतो साहब मेरा बचपन का दोस्त है, क्लासमेट रहा। ओके। और हम दोनों से बात हुआ था कि वो नौकरी में सर्विस में जाएगा और हमको राजनीति में जाने के लिए हम दोनों बात करके हम राजनीति में कंटिन्यू कर रहा और वो ऑफिसर बना और फिर दिल्ली में एसी बना है। उसके बाद वो थोड़ा बिजनेस भी करने लगा, तो पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट नहीं था। तो इस बार उन्होंने थोड़ा रिटायर हो गया तो इसलिए इंटरेस्ट लिया। तो हम दोनों लड़ने से तो वहाँ हम देखा है कि उसमें बहुत खराब होने वाला है। खराब मीन्स माहौल खराब होने वाला है, आपस दोस्ती में दोस्ती भी टूटने वाला है, फिर रिश्तेदार भी टूटने वाला है, भाई बहन है और एक दूसरे से रिलेशन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है। तो इतना गहराई से राजनीति लड़ना तो ठीक नहीं है। हमने भी सोचा कि ठीक है, तब तो हाईकमान हमको MP टिकट दे रहा है तो हम वहाँ जबरदस्ती क्यों दे ना, तो उनको इसलिए मैं जगह छोड़ दिया है। ओके। तो सर पॉलिटिक्स में हमने देखा है सेंट्रल में अगर कांग्रेस आता है तो यहाँ में से कांग्रेस होते हैं, सेंट्रल में जब बीजेपी आता है यहाँ में से बीजेपी होता है। लेकिन आपका करियर में हम देख रहा है सर, आपका हिस्ट्री अगर पलट के देखते हैं तो अगर मैं गलत ना हो तो आप जब से आया है स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट समय से लेके कांग्रेस में है, तो आज तक आप कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। तो इस बीच सर हम ये जानना चाहेगा और मेरा व्यूअर्स भी जानना चाहेगा कि आप कभी पॉलिटिकल पार्टी चेंज किया है? अभी तक तो चेंज नहीं किया हूँ। और एक सरकार में तो साथ में जब पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जगन्नाथ साहब का समय में एक रेफरेंडम रैली हुआ था जो चामा हाजियों को ये करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, रिहेबिलिटेशन करने के लिए। उस निर्णय में भारत सरकार को एक प्रेशर देने के लिए हम लोग ने दोस्त लोग ने, मतलब हमारा सीनियर लोग ने निर्णय लेके रेफरेंडम रैली करके चलो नेशनल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जितना भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको छोड़ना है। एक रीजनल पार्टी बनाया अरुणाचल कांग्रेस। तो मैं भी मंत्री था, तो फिर मैं तो जाने मन नहीं था, फिर भी एक स्टेट का हित के लिए और हमारा लोगों का, ट्राइबल लोगों का सुरक्षित के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए मैंने सोच के मैं सरकार में अरुणाचल कांग्रेस गवर्नमेंट में गया था। ओके। दो साल ऐसे कुछ 2-3 साल हुआ, लेकिन कांग्रेस छोड़ के तो नहीं गया था, गवर्नमेंट में तो गया हूँ। उसका अलावा मैं कभी अपना पार्टी नहीं छोड़ा हूँ। मैंने देखा कांग्रेस में इसलिए हूँ क्योंकि कांग्रेस ये देश को आज़ाद दिलाया और कांग्रेस का नेताओं ने, उसका फोर फादर्स लोगों ने, माताओं ने कुर्बानी दिया, जान दिया है देश के लिए। नेहरू लोग तो हिस्ट्री पढ़ने से तो नेहरू लोग तो 9 बार जेल गया, पूरा आधा लाइफ तो जेल में बिता है। हाँ, अपना देश का आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए इतना कुर्बानी दिया। और महात्मा गांधी तो उसका अपना जीवन को बदल दिया। जो शूटिंग लाइफ में उसका स्टूडेंट लाइफ, उसका कॉलेज लाइफ देखने से ना, या फॉरेन कंट्री में, यूरोप में पढ़ाई किया, साउथ अफ्रीका में पढ़ाई किया, देश में वापस आके एक ही कपड़ा में अंत तक पहन के आज़ादी की लड़ाई लड़ा है और वो कुर्बानी दे दिया, उसको मार दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी शहीद हुआ, राजीव गांधी शहीद हुआ, तो ये एक शहीद परिवार है, उसको हम याद करते रहते हैं कि कैसा करके देश के लिए और हम सब आम जनता का सुरक्षित के लिए, रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए ये लोग सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे परिवार को कैसे भूल सकता है, इसलिए हम उसका बारे में सोचता हूँ। और मेरा एक अंदर से एक विश्वास है
क्योंकि हमारा आत्मा है, आत्मा मजबूत होना है। आत्मा मजबूत होने के लिए एक अपना विश्वास भी होना पड़ेगा। कोई भी धर्म मानो एक विश्वास तो होना पड़ेगा, ताकि आत्मा स्ट्रॉन्ग रहे या तब शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन भगवान को थोड़ा डर ना तो चाहिए। भगवान को डरेगा तो आप गलत काम नहीं करेगा। अगर करता भी तो कम करेगा इतना गलत तो नहीं करेगा। उसके बाद कानून को तो देश ने बनाया, प्रदेश ने बनाया, सरकार ने बनाता है। और कानून बनाने के लिए तो ये एमपी चुनाव लड़ते हैं ना, और ये एमएलए बना के वहाँ भेजते हैं असेंबली में, एमपी बना कर जो पार्लियामेंट में भेजते हैं वहाँ कानून बनाने के लिए। और कानून किसके लिए? कानून जो है आम जनता के लिए, आम जनता का सुविधा के लिए, आम जनता का सुरक्षित के लिए, और आम जनता का उसका भविष्य के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कानून बनते हैं। तो वो कानून को मानना चाहिए, इसलिए वो कानून मैं मानता हूँ। कोई भी कानून है, सबसे छोटा कानून जो है ट्रैफिक रूल सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक रूल, तो छोटा कानून है, लेकिन वो कानून नहीं मानने से एक्सीडेंट होता है। जी। तो कोई लोग बोलते हैं ये कानून खराब है, लेकिन हमारे लिए कानून बहुत अच्छा है। तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना कानून मानने से। तो नहीं मानने वाला तो एक्सीडेंट में अपने मर जाते हैं। नहीं मानने से भी तकलीफ होता है, इंजर होता है, तकलीफ देता है, और परिवार को बहुत तकलीफ देता है, टेंशन आता है शरीर में। मतलब शरीर में तकलीफ तो आएगा ही आएगा, फिर फैमिली में भी टेंशन तो आएगा। तो इस प्रकार से कानून को मानता हूँ, और ईश्वर को मैं डरता हूँ, और अपना आत्मा को विश्वास करता हूँ, और अपना जिस विषय में हम काम करते हैं उसको हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सर अभी मेन पॉइंट में मैं आना चाहूँगा। यहाँ के हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री में किरण रिजिजू साहब 20 साल से एमपी है, 15-20 साल से। तो रिजिजू साहब अरुणाचल में ही नहीं, अभी पूरा देश में एक उभरता हुआ एक मशहूर फेमस लीडर बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, आप अगर इलेक्ट होके आता है या एमएलए को छोड़ के आप एमपी में आना चाहता है, आपका क्या एक वजह है जो आप लगता है कि किरण सर इसको नहीं कर पाता है? अगर किरण सर का जगह में अगर मैं होता तो मैं ये करता, मैं ये आवाज़ उठाता। आपको क्या लगता है कि आप अपना सरकारी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के पूरा यहाँ के वेस्टर्न पार्लियामेंट्री में एमपी बनने का आपने डिसीजन लिया है? अरुणाचल से एमपी बहुत लोग ने बना। सबसे पहले चोकामेन गुहाइन उस समय में एमपी बना, लोहित से, आपका सियांग से निनोंग इरिंग जी का पिताजी दाइंग इरिंग, वो तो प्रथम नेहरू का गवर्नमेंट में मंत्री रहा, वो भी तो एमपी से बनता है। जी। उसके बाद कितना लोग एमपी बन करके वहाँ में खुद मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री अरुणाचल का पीके टोंगन भी बहुत बार लोकसभा से एमपी बना और मंत्री भी बना। तो अरुणाचल से लोकसभा में, राज्यसभा में एमपी बहुत लोग बना है, और उस टेन्योर का हिसाब से तो अपना अपना काम जरूर किया होगा और अच्छा काम किया होगा। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आप 10 साल में बना दिया, 5 साल में बना दिया, ऐसे तो क्लेम करना तो ठीक नहीं है। सब लोग ने जो शुरुआत से लेकर के अरुणाचल को नेपाल से लेकर के अभी अरुणाचल अपना बल पे खड़ा किया है, सबने काम किया है। और मेरा कोई ये किरण रिजिजू साहब से हमसे उम्र से छोटा है, और वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, बहुत एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। तो हम तो अप्रिशिएट करते हैं उसका जो लीडरशिप को, जो काम जो करना चाहते हैं। और इसलिए अरुणाचल ने तीन बार उसको जिता के भेजा है दिल्ली में। और दिल्ली में जा कर के ऑर्डिनरी इंसान नहीं बना, ऑर्डिनरी एमपी नहीं बना है। प्रथम बार तो होम मिनिस्टर बना, जो एमओएस हो, स्टेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बन करके जितना काम अरुणाचल के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए जो करना चाहिए था, हमको लगता है कि पूरा नहीं किया है, सेटिस्फैक्टरी नहीं किया। क्योंकि
होम मिनिस्टर का जो रोल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा ट्राइबल स्टेट है, असम तो कुछ पार्ट ऑटोनोमस काउंसिल जरूर है, ट्राइबल स्टेट्स है। तो ट्राइबल के लिए सुरक्षित के लिए भी करने के लिए बहुत कुछ है, और चाहने से तो वो कर सकता था। जो आर्टिकल 271E को भी ए में बदलने के लिए, एक बार विद नागालैंड के लिए अथवा विद मिजोरम का साथ होना चाहिए बोल के अंशु आंदोलन करता रहा जी। और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट में था, चाहे मंत्री बन के बैठा या मुख्यमंत्री तो बन के बैठा, तो हम हर समय रिजोल्यूशन बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता था कि उसको हमको अमेंडमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम सोचा कि ये कर सकता था बोल के सोचा हूँ, तो नहीं कर पाया। उसके बाद अभी कानून मंत्री वो कैबिनेट में आ गया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मंत्री है। तो कानून मंत्री को अभी पूरा नहीं, अभी दूसरा वो मंत्री दे दिया। एक्सपीरियंस से काम किया है, पूरा तो नहीं बोल सकता कि बिल्कुल नहीं किया। एक लोकसभा का MP को जो करना चाहिए तो करना है, और एक यूनियन मिनिस्टर के हिसाब से जो करना है वो करना चाहिए, और किया भी होगा। उसका तो डिटेल्स मेरा इंफॉर्मेशन नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमारा सोचना है कि जो वो उस स्टेटस में पहुंचने के बाद बहुत कुछ हमारे लिए, हमारा लोगों के लिए, हमारा गांव के लिए, शहर के लिए, और हमारा अरुणाचल के लिए या नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो करना चाहिए था वो शायद पूरा नहीं कर सका। वो मेरा जो मैंने देखने में, मेरा सुनने में लगता है जी। तो इसके लिए उसका अधूरा काम को आप पूरा करने के लिए आए हैं। ये अधूरा काम नहीं है, उसको अधूरा काम नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट स्कीम है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स है, इसमें ये कंटिन्यूशन प्रोसेस होता है। जी। जो सरकार शुरुआत बनाने वाला, जो फाउंडेशन ले करने वाला जो है, वो जवाहरलाल नेहरू का गवर्नमेंट, उसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलता है, जवाहरलाल नेहरू। और इकोनॉमी पॉलिसी में, बैंक रेगुलाइजेशन में कहा जाए तो, इंडस्ट्री पॉलिसी में कहा जाए तो इंदिरा गांधी जी का समय का जो 20 पॉइंट इकोनॉमी पॉलिसी है वो अभी भी चल रहा है गाँव लोगों के लिए। इंडस्ट्री पॉलिसी अभी भी चल रहा है, और IIT, एम्स, IIM, जितना बड़ा रिसर्च सेंटर है, इसरो से बड़ा रिसर्च सेंटर है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, तो नेहरू का समय से बनाया ना, अभी तो कम बनाया। लेकिन हमारा जो थोड़ा दुख है, जब 2014 जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जितने ही यहाँ आया अरुणाचल में आके बताया कि अब अरुणाचल में एक एम्स बनाएगा। अभी 10 साल पूरा हो गया, वो एम्स तो नहीं बना। एक IIT बनाएगा, वो IIT तो अभी सपना में रह गया। और जो NIT है जो जोते में है वो कांग्रेस ने बनाया। जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो रोनो हिल्स में रेमू में है वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो तो कांग्रेस ने दिया। पासीघाट वो कांग्रेस ने दिया। जैन कॉलेज है, इंदिरा गांधी कॉलेज है, वो सारा कॉलेज तो कांग्रेस ने दिया। इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, कौन सा समय कौन बनाया? उन लोग का समय में अभी तक मेजर प्रोग्राम, मेजर पॉलिसी तो नहीं सुना। जो हाईवे बनाया, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, जो 4 लेन हाईवे, और आपका एयरपोर्ट, ये सब तो UPA 2 का जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री, जब उन्होंने आया है जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड फॉर पर्टिकुलर फॉर अरुणाचल प्रदेश, उसका दिया वाला प्रोजेक्ट अभी उन्होंने कंप्लीट करके इनोवेशन जो वर्तमान सरकार तो कर रहा है उसका तो मैं
अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कम से कम कॉम्पिटिशन कर दिया है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री, असम से राज्यसभा दो बार चुनाव वहाँ से जीत करके जो प्रधानमंत्री बने, बहुत हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट हुआ। असम के लिए तो बहुत बेनिफिट है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी बहुत बेनिफिट मिला है, उसको सहायता मिला पर्टिकुलर डेवलपमेंट सेक्टर्स में। और उन लोगों ने कहा कि उस समय में भी एक लुक ईस्ट पॉलिसी में बॉर्डर ट्रेड सेंटर वगैरह भी बनाना शुरू किया था। उसको फिर अभी नया गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिर्फ नाम रह गया, ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं। तो सर आपके हिसाब से डेवलपमेंट जो है एक सरकार आके तुरंत नहीं करता है, ये एक प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस, नेहरू का गवर्नमेंट से मोदी का गवर्नमेंट तक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। और ये लोग तो जैसे जिस प्रकार से बात करते हैं, जो क्लेम करते हैं ये सब कुछ अब 10 साल में बनाया, वो तो गलत है। ये अलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउनशिप ये तो 10 साल में नहीं बनाया। अब उसके जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जी सही है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1 साल में 10 साल में तो नहीं बनाया ना, ये कितना साल से बना हुआ है। लेकिन यहाँ में हमने एक स्टेडियम शुरू किया था, वो भी आज तो कंप्लीट नहीं है, शायद सेक्रेटरीट कंप्लीट हो गया होगा आपका। मैं शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सीमेंट कंक्रीट रोड, शायद वो कंप्लीट हुआ होगा, शायद सेक्रेटरीट तो अभी तक बना नहीं है। आपका ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो जनरल हॉस्पिटल तो मेरा समय में अप्रूवल दिया था, शायद अभी बन रहा होगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रोजेक्ट हम शुरू किया, अभी कंपटीशन हो रहा है, उसको तो हम सरकार को धन्यवाद देगा, जो भी सरकार रहेगा तो करेगा। और अगर सेंटर में इंडिया गवर्नमेंट आएगा, इंडिया गठबंधन का अगर 2024 में अगर सरकार आएगा, ये 4 जून का बाद, तो फिर ये बीजेपी सरकार का जो अधूरा काम वो तो कंप्लीट करेगा। लेकिन प्रोसेस है, और उससे अच्छा काम भी हो सकता है। उससे अच्छा काम भी हो सकता है, और हम चाहते हैं कि उससे 2 गुना अच्छा काम हो। तो सर ये किरण रिजिजू साहब की बात कर लिया, तो इसमें सर बहुत सारे लोगों ये भी कहता है कि बहुत मौका दे दिया, जैसे आप खुद ने भी कहा, जिस पद में वो बैठा है उस पद का हिसाब से जो है वो पब्लिक को सेटिस्फाइड नहीं किया है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट में बैठ के जो चीज़ करना चाहिए था इतना लेवल तक नहीं गया। जैसे आप सिर्फ नहीं कह रहे हैं, बहुत सारा लोग कह रहे हैं। तो लेकिन किरण रिजिजू साहब को हराने के लिए पब्लिक लोग कर रहे हैं, जी पब्लिक कह रहे हैं, यूथ लोग बोल रहे हैं। जिस दिन भी हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स को बात किया था, तो वो लोग भी बता रहा था कि हम लोग तो बेरोजगार। जी सर, उसी में हमारा है। तो सर लेकिन मेरा सवाल ये है, रिजिजू साहब को हराने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कैंडिडेट आ रहे हैं, मतलब रिजिजू साहब को हराने के लिए नहीं, अपना MP जीतने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट अभी तो पोजीशन में रिजिजू साहब है। तो स्ट्रिक्ट फाइट नहीं करके आप आ रहे हैं, आज आपके पीछे आज रिसेप्शन हम भी किया है, तुंग वगैरह सब आ रहा है, तो कोशितल मैडम आ रहा है, दापो से एक बिम्पाक सिगा आ रहा है, और शायद और 1-2 तो आ रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये है, आपको ऐसे नहीं लगता है कि जो बीजेपी का आइडियोलॉजी मानता है, जो बीजेपी को मानता है, वो रिजिजू साहब को वोट देगा, लेकिन जो उनको नहीं मानता है, जैसे पब्लिक, जैसे आपने कहा कोई यूथ है, स्टूडेंट लीडर है, रोजगार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, उन लोग का मानना है रिजिजू साहब को बहुत हो गया। तो वो सर आप लोग 4-5 में जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे होने से आपको ये नहीं लगता है फिर से रिजिजू साहब इलेक्ट हो गया है? डेमोक्रेसी में सब चुनाव लड़ सकते हैं, जो एलिजिबल है, जो भी एलिजिबल है और चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन वो भी देखना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो, चुनाव लड़ने के लिए एक एजेंडा हो, चुनाव लड़ने के लिए एक विजन हो, और चुनाव लड़ने के लिए जिस जगह से आप लड़ने चाहते हैं, जिस पार्टी से लड़ने चाहते हैं, उस पार्टी का एक गारंटी हो, उस पार्टी का एक मैनिफेस्टो हो, उस पार्टी का एक कमिटमेंट हो। चुनाव ऐसे जहाँ तहाँ लड़ने में तो भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि कहीं कहीं हम लोग का ट्राइबल एरिया में सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मालूम नहीं है कि कौन पार्टी कहाँ, कौन सा दिशा का है, कौन सा गठबंधन का है। वो भी देखना चाहिए
कि दिशा कहाँ है, मतलब उसका टारगेट कहाँ है, मुद्दा का साथ लड़ना है, मुद्दा के साथ लड़ना चाहिए। जी। वर्तमान का मुद्दा क्या है, हमारा राज्य का मुद्दा क्या है और केंद्र का मुद्दा क्या है, जो सेंट्रल मुद्दा क्या है वो भी देखना चाहिए। और इसमें देखा जाए अभी कल नॉमिनेशन फाइल होने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग लड़ रहा है और लड़ने जा रहा है। और मैं तो कांग्रेस से हूँ। कांग्रेस का आइडियोलॉजी तो क्लियर है, हम तो मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और कांग्रेस का अभी इंडिया गठबंधन किया हुआ है, तो इंडिया गठबंधन का अंदर में देखने से कांग्रेस से मैं फाइल कर रहा हूँ, तो आम आदमी पार्टी फाइल नहीं करना चाहिए। और आपका एनसीपी फाइल नहीं करना चाहिए, जो शरद पवार का ग्रुप। हाँ, और टीएमसी फाइल नहीं करना चाहिए, और आरजेडी वो इंडिया अलायंस में है, वो फाइल नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आपका इंडिया अलायंस में एसपी है और आपका डीएमके है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लोग फाइल नहीं करना चाहिए। तो वो लोग फाइल करने से तो फिर हम लोग इंडिया गठबंधन को बोलेगा कि उसको तो ये डिसिप्लिन का अगेंस्ट में है, कमिटमेंट का अगेंस्ट में है, डिसीजन का अगेंस्ट में होगा, हमारा मिशन का अगेंस्ट में है, तो उसको हम लोग मना करेंगे कि ये अब नहीं लड़ना चाहिए। जब कांग्रेस लड़ रहा है तो नहीं लड़ना चाहिए, अगर वो आम आदमी लड़ता है तो कांग्रेस नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी गठबंधन का आने से हम लोग कांग्रेस नहीं लड़ना चाहिए, अगर कांग्रेस लड़ रहा है तो वो लोग नहीं लड़ना चाहिए। इसी प्रकार बीजेपी का भी अपना गठबंधन है, वो गठबंधन का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो और एनडीए का अंदर में जो पार्टी आता है उसको तो बीजेपी मना करना चाहिए, वो तो उन लोगों का खिलाफ है ना, उसका परिवार का अंदर में लड़ाई है, दैट मींस उन लोगों का परिवार का अंदर में बहुत झगड़ा चल रहा है, और डिवीजन तो उन लोगों का बीच में होगा। मेरा तो सेकुलर बूथ तो एजीपी रहेगा, और वो उन लोग डिवीजन उन लोग का अंदर में होगा, ये हमारा बूथ नहीं कटेगा। तो सर ये नेशनल इश्यूज में ठीक है सर ये लोकल इश्यूज की बात करेगा तो किरण रिजिजू साहब जब भी इलेक्शन लड़ा है गालो बेल्ट से, स्पेशली वेस्ट सियांग में, अभी वेस्ट सियांग भी बहुत डिवाइड हो चुका है, लोअर सियांग हो गया, लेकिन गालो बेल्ट से काफी मार्जिन से जीत के निकलता है। आपका क्या उम्मीद है, आप गालो बेल्ट से, स्पेशली आप गालो हेडक्वार्टर में आज बैठा है, इसके लिए मैं ये सवाल, इट्स नॉट लाइक कॉमनल, जस्ट एक वोट बैंक का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका हिसाब से आपका क्या उम्मीद है, आप मुख्यमंत्री पद तक, आप हाईएस्ट पोस्ट तक आप रहे हैं स्टेट का, तो गालो बेल्ट को आप जब पावर में था, मुख्यमंत्री था, आपका तरफ से आपने ऐसा क्या तोहफा दिया, आपने ऐसा क्या मदद किया कि आप एक उम्मीद है कि किरण रिजिजू से ज़्यादा आपको गालो बेल्ट प्यार करता है? ये तो बहुत क्रिटिकल प्रश्न है, फिर भी जो यहाँ का लोग उनको किस लिए ज़्यादा पसंद करके ज़्यादा वोट दिया, वो तो उनका प्रॉमिस की वजह से, क्योंकि यहाँ आकर के उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपका एरिया को हम ये करेंगे वो करेंगे, जिन्हें उनका शायद प्रॉमिस किया, इसलिए यहाँ का लोग ने शायद मान गया कि नौजवान है, यंग है, एनर्जेटिक है, पढ़ा लिखा है, तो कुछ जरूर काम कर पाएगा। तो अभी तो यहाँ जब लिकावली से यहाँ आते आते बहुत लोग ने बताया कि जो प्रॉमिस किया था वो आज तो उसमें बोल के भी नहीं देखा है। मैंने पूछा ही नहीं है कि वो जो भूल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बेस्ट आदमी होता है ना, तो भूल गया होगा, ये भी कारण हो सकता है कि वो किसी ने कमिटमेंट देने से तो लोगों का, तो हम भी ऐसे करते हैं, कमिटमेंट के साथ ही जाना पड़ता है, तो नहीं कर पाया होगा, तो इसलिए अभी थोड़ा लोग नाराज हो गया, जो रास्ता में सुनाई दिया तो बहुत लोग ने नाराज है। और इसमें ये हम गालो बेल्ट बोल के नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग तो एक ही परिवार का है, तो अबू तनी का बेटा है, हम लोग एक परिवार है, हम
जात पात का नाम नहीं करते हैं, धर्म का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ये सियांग रीजन जो है, हमारी सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट सियांग है, सियांग से वेस्ट सियांग निकाला। अभी तो अलग अलग अपर लोअर सियांग भी निकल गया, अभी लपा राधा भी निकल गया, और आपका सियांग में भी निकल गया। ये अभी वेस्ट सियांग से तो ये माँ जैसे हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, यहाँ लोगों का बहुत पढ़ा लिखा है। हाईएस्ट ऑफिसर आपका वेस्ट सियांग से है अरुणाचल सरकार को चलाने के लिए। हाईएस्ट इंजीनियर है, ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, एकेडमिशियंस है और पॉलिटिशियंस है, सब यहाँ से निकल। हम तो बचपन से जो देखते आया हूँ, काम करके साथ में काम किया अबू बकर नेते के साथ। हाँ, उसके बाद अच्छी तोदा बसर के साथ। जब तोदा बसर PCC प्रेसिडेंट था, मैं NSY प्रेसिडेंट था। तो लिकावली में ये हमारा अच्छी अभी तो सर गुजर गया है, कदू तैपुलिया के साथ 1984 से हम काम उस समय से। अब 84 से अभी कितना साल हो गया इनके देखो। उस समय से हमारा यहाँ पुराना रिश्ता है और यहाँ का लोग के साथ पूरा जान पहचान है, फैमिली जैसा है। लेकिन हम लोग MP में तो नहीं लड़ा, हम अपना MLA में लड़ा। MLA में जीत के आया, जीत के आके कंटिन्यू हमको भी मंत्री बनने के लिए मौका मिला। जब गेहूँ का गवर्नमेंट में मंत्री बना, BT का सरकार में मंत्री बना, दर्जी खानों का सरकार में मंत्री बना, जवाहरलाल गांधी का सरकार में मंत्री बना, मैं खुद भी मुख्यमंत्री भी बना। जब मैं मुख्यमंत्री बना, हम आपका वेस्ट सियांग से हम दो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। मेरा दोस्त भजन गद्दी साहब तो PWD मंत्री, और शायद जिम्न केना साहब PHE मंत्री था ना, लैंड मैनेजमेंट था ना, और भी मंत्री था उनका। मेरा गवर्नमेंट में 2 कैबिनेट था। इस बार तो आप लोग यहाँ एक कैबिनेट दिया था, और एक कैबिनेट को तो टिकट भी नहीं दिया होगा। ऐसे जब हमको बात में निकल गया, दया लगता है। तो ये सब तो हम लोग ऐसे नहीं करता था, फिर भी अभी तो अच्छा नहीं लगता है, तो दुख लगता है। फिर भी जो होगा वो तो राजनीति है, तो अलग अलग पार्टी का विचारधारा अलग होता है। हमारा विचारधारा अलग था, फिर विचार अलग होता है। तो हम चाहते हैं फ्यूचर में जो सियांग बेल्ट हम लोग को आगे लेके जाए। सियांग बेल्ट हम लोग पूरा अरुणाचल को जैसे शुरुआत से लेके गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशंस में, जो पॉलिटिकल में, सोशल में, कल्चरल में, हर चीज़ में आगे है। शुरू से लीडरशिप यहाँ से लीड होके आया। पासीघाट और आलो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है, ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है। तो रियो टू ईटानगर बनने से पहले ये हेडक्वार्टर है। तो ये हम उस बारे में हम सोचते रहते हैं। ये हिस्ट्री मेकर है, यहाँ से शुरुआत हुआ और अभी भी कंटिन्यू टू यहाँ से लीड होना चाहिए, और लोग आगे बढ़ना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में डरने से कैसे समाज को सेवा करें, पॉलिटिक्स में हिम्मत रहना चाहिए। अभी अरुणाचल में पॉलिटिक्स इधर जा रहा है उधर जा रहा है बोलने से दिल्ली में हम लोग को तो बहुत नीचे झुक के जाना पड़ता है, शर्म से। क्यों आज वो चला गया, फिर शाम को फिर वापस आ गया, फिर सुबह फिर चला गया, खराब लगता है ना। दैट मीन्स हमारा आत्मा बहुत कमजोर है, हमारा सोच विचार जो मेंटल जो है बहुत कमजोर है। हम लोग पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस नहीं है, हम लोग तो मॉरली हम लोग बहुत कमजोर हो चुका था। तो इसलिए लोग पूछने से, नोटिस बोलने से, ओ हाँ तो पॉलिटिक्स का बारे में मत बताओ, तो दुनिया मालूम है बोलता है। तो क्योंकि हम इसलिए मालूम है क्योंकि मेरा सरकार को भी ऐसा करके ले गया था, तो हम आई एम ए बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, सब जब भी आपको देखता है कहीं भी बाहर से अरुणाचल का गेट पार होकर जब भी बाहर जाता है तो वही पूछते रहता है कि कैसा है आपका अरुणाचल, अभी किसका सरकार है,
कौन सा पार्टी का है, कौन कौन लोग भाग गया, कौन कौन लोग वापस आया, तो कितना जवाब देते रहेगा, कौन वापस आया, कौन चला गया। खराब लगता है ना अपना आपको भी, है अपना आपको भी खराब लगता है। इसलिए अभी हम वो हम अभी बोलना छोड़ दिया। आज से इसको ये सब न्यू चैप्टर बोलेगा, आज से न्यू बोलेगा, इसको बंद कर देगा। कोई आएगा कोई जाएगा, उसको अभी हम नहीं बोलेगा। अभी से हम लोग सबको बराबर सोचेगा कि वो गुड ह्यूमन बीइंग, और जो अपना अपॉर्चुनिटी देख के जो जाता है जाने दीजिए, जो आता है आने दीजिए। तो सर आपके पास भी समय नहीं, आपको मिलने बहुत सारे लोग आए। आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट है स्टेट का, तो हमारे आलो ईस्ट वेस्ट और लिलमोबा वेस्ट सियांग में कांग्रेस का उम्मीदवार इस बार एमएलए क्यों कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे सर? इस बार उम्मीदवार यहाँ से नहीं आया क्योंकि अरुणाचल में, ओवरऑल अरुणाचल में देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है। मनी कल्चर हर जगह में इन ऑल लेवल। अब तो देख लो पंचायत से लेकर के अभी तो पार्लियामेंट में भी होगा मनी कल्चर, तो चलेगा। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होने से तो रिपोर्ट पता चल जाएगा होगा। यहाँ मनी कल्चर चलता है अरुणाचल में। इलेक्टोरल करप्शन से सोसाइटी को भी डैमेज होगा, इनडिसिप्लिन होगा, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर जनरेशन को नुकसान होगा, सफर होगा। क्योंकि जिसको नौकरी मिलना था उन्हें नौकरी नहीं मिलेगा। अभी तो APCSS का पेश को आपको पता है ना, हाँ, पेपर को भी बेचता है, पेपर को भी खरीदता है, और लीकेज भी करते हैं। दुनिया भर का बदनाम है ना, बदनाम होता है। अभी हम लोग गारंटी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी का गारंटी भी लेके आ रहे हैं कि 30 करोड़ गवर्नमेंट वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में। 30 lakhs गवर्नमेंट वैकेंसी पोस्ट है, फिलअप नहीं हुआ। हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी शायद ठीक नहीं है। रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं किया गया शायद तो सरकार ने कुछ पैसा बचाएगा, लेकिन वो बचाने से क्या होगा? यूथ लोग को तो जॉब चाहिए ना। इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आके बैठा हुआ है घर में, उसका क्या हाल होगा? और उसको कौन रहेगा? उसको हेयर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसका विचार करने के लिए तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट माँ बाप है सबका, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए। पोस्ट खाली रखा है, उसका रिक्रूटमेंट नहीं है। कांग्रेस ने गारंटी दिया है कि 1 साल का अंदर, सरकार आते ही 1 साल का अंदर 30 लाख जो नौकरी है उसको बढ़ेगा। और नेक्स्ट और एवेन्यू क्रिएट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होगा। इंटरप्रेन्योरशिप में यूथ को पूरा लोन देकर के बिजनेस में डालेगा। इंडस्ट्री प्रोड्यूस होगा, लोकल इंडस्ट्री होगा, मीडियम इंडस्ट्री होगा, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री होगा, सब इंडस्ट्री बढ़ेगा। और अभी जो वर्तमान सरकार जो है कंसंट्रेशन ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो भी 1-2 आदमी, पूरा मोनोपोली होगा पूरा देश को। एजुकेशन को भी वो लोग चलाएगा, हेल्थ को भी चलाएगा, ट्रेन को भी ले जाएगा, एयरपोर्ट को भी ले जाएगा, रोड को भी ले जाएगा। उसके बाद अभी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को भी पूरा ले जाएगा। तो 1-2 आदमी ले जाएगा, तो बाकी आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो देश कैसे प्रोग्रेस होगा? देश का इकोनॉमी तो ही 2-3 आदमी बना सकते हैं। देश का इकोनॉमी हर प्रोग्रेसिव परमानेंट लोग मिला करके इकोनॉमी बनाते हैं, बढ़ाते हैं। इस कारण करप्शन का कारण, मनी कल्चर के कारण आप एमएलए जो है आप इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं उतरे। वहाँ एक एमएलए कॉन्टेस्ट कराने के लिए बहुत खर्चा है। जी। और आप जितना भी एक्सपीरियंस हो, लर्नेड हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोशल वर्कर हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल वर्कर हो, अभी वो एमएलए कैंडिडेट नहीं बन पा रहा है। एक ही रीजन है, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है। और आपका पब्लिक भी अभी धीरे धीरे, आप पब्लिक तो खराब मत मानिए, एक्सपीरियंस है, आप सबको भी नॉलेज है, खराब नहीं मानना चाहिए। फैक्ट इज फैक्ट, जो सच्चाई तो सच्चाई रहेगा, कहीं भी हो, कोई भी हो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगा। कैंडिडेट ढूंढता है तो जो पैसा वाला को ढूंढता है, किसका पास कितना पैसा है, तो क्राइटेरिया बन गया है। ये गलत, ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और हम पर्टिकुलर हमारा अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा हो। और सब लोग ने बोला है कि करप्शन फ्री स्टेट, करप्शन फ्री इलेक्शन और क्लीन
इलेक्शन, मनी कल्चर को बंद करो, वो आवाज़ तो आवाज़ रह गया, कोई इम्प्लीमेंट करता ही नहीं। अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए होने से तो फिर सबको स्ट्रॉन्ग कानून बनाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो कानून बनाएगा तो हम तो सपोर्ट करेगा, लेकिन ये गलत है। ये ट्रेंड चलने से डेवलपमेंट रुकेगा और करप्शन बढ़ेगा। तो थैंक यू सर, आपने इतना बिजी शेड्यूल में भी हमें समय दिया है। लेकिन अंत में तो मैं कल जी बोलिए सर। कल नॉमिनेशन फाइल करूँगा जी, कल या परसों हम नॉमिनेशन फाइल करूँगा। यहाँ आलो में हम 2-3 दिन रुकेगा। जो हमको मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, जो हमको पर्सनल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और कुछ आइडिया हमको दे सकते हैं, जो एडवाइस सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और सबका आशीर्वाद चाहिए। और हम सबको विनती करता हूँ कि कम से कम एक मौका दे दो। ये दूसरा बार है मेरा, प्रथम बार तो आप सब ने वोट नहीं दिया तो हारा हूँ। ये दूसरा बार है, इस बार तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे भाई बहन माँ पिताजी सब हमको सपोर्ट करें, आशीर्वाद दे और वोट देके कम से कम MP बन के जाता हूँ तो हम दिल्ली में रहने से आपका सेवक बन के रहूँगा, आपका सेवा में रहूँगा और आप सबका ही बात मानूंगा। 24/7 मेरा ऑनलाइन में हम बात कर सकते हैं, किसी का शिकायत कर सकते हैं। और जब हम सरकार में था तो भी हम तो एवरी फ्राइडे सैटरडे पब्लिक दर्शन रखता था ताकि आम जनता को मिलने के लिए, सुनने के लिए। इसी प्रकार MP बनने के बाद भी मेरा दरवाजा खुला रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।